सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एजुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। लेखन खंड में अनुच्छेद लेखन का विशेष महत्व होता है। देखिए, अनुच्छेद किसे कहते हैं? आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय का एक भाग या उसके किसी एक उपभाग का वर्णन होता है, उसे क्या कहती है? अनुच्छेद कहती है। देखिए, अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा विषय है, ठीक है, अगर हम उसे एक संक्षिप्त वर्णन करने के लिए कहें, थोड़े शब्दों में उस पूरी रचना का सार डालने के लिए कहें, तो ये कहलाता है अनुच्छेद। ये क्या कहलाता है? अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद क्या होता है? अनु प्लस छेद के मेल से, यानी इन दोनों की संधि से हमें अनुच्छेद शब्द प्राप्त होता है। सबसे पहली बात तो है, इंग्लिश में इसे कहते हैं पैराग्राफ। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक स्टेंजा, एक पैरा, ठीक है, उसमें कोई भी दूसरा पैसेज नहीं बनाया जाता, केवल एक ही पैसेज को पैराग्राफ या अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद किस प्रकार का होता है? देखिए, संक्षिप्त विचार अभिव्यक्ति, यानी किसी एक बड़े विषय पर संक्षिप्त होता है थोड़े शब्दों में। संक्षिप्त क्या होता है? थोड़े शब्दों में छोटा रूप। संक्षिप्त विचार अभिव्यक्ति, अपने विचारों को बता देना, क्या कहलाता है? अनुच्छेद कहलाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वे मैं आपको अभी बताऊंगी। इसकी जो पहली विशेषता है वह देखिए, शब्द सीमा। इसकी जो शब्द सीमा होती है वह 100 से 120 शब्दों की होती है। कितनी होती है? 100 से 120, यानी आप उन्हें गिनने नहीं बैठ जाएंगे। आप लगभग एक जो आपकी एक नोटबुक होती है उसकी अगर लगाएं तो 15 to 16 लाइन्स, अबाउट 15 लाइन्स सही रहती हैं। ठीक है, दूसरी बात, शब्द सीमा का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें हर शब्द जो आपने उस लाइन में लिखा है आप उसे गिनते चले जाएं। कई बच्चे क्या करते हैं, है को, की को, में को, ठीक है, इन तथा, इन शब्दों को सभी को गिनने लग जाते हैं। तो ये शब्द वहाँ पर गिने नहीं जाएंगे। जो मुख्य शब्द होंगे वही अनुच्छेद में गिने जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उन्हें गिनने नहीं बैठेंगे, बल्कि एक 15 to 16 लाइन्स का एक पैराग्राफ लिखेंगे, अनुच्छेद लिखेंगे, उसमें हमारी शब्द सीमा पूरी हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, वाक्य छोटे छोटे व एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ठीक है, वाक्य छोटे हों। एक तो भाषा बिल्कुल सत्र के अनुकूल होनी चाहिए। जो हमारी क्लास है, जैसे मान लो 6 स्टैंडर्ड की बात हम कर रहे हैं, तो उसके स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, उसी के लेवल के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है वो उसे आसानी से समझ सके। वाक्य छोटे छोटे हों और एक दूसरे से जुड़े हुए हों। एक दूसरे से जुड़े होने का अभिप्राय यह नहीं है कि एक वाक्य में और तथा लगा कर हम उसे जोड़ते जाएं। कहने का अभिप्राय ये है कि वे एक दूसरे से संबंध रखते हुए आगे बढ़ें। जैसे हम बात करेंगे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी अनुच्छेद में, जब हम उसकी बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से वे एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ठीक है, भाषा में देखिए, भाषा सरल, प्रभावशाली व सत्रानुकूल या सत्रानुसार होनी चाहिए। ठीक है, सरल हो, साधारण सी भाषा हो, ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। सरल होने के साथ साथ भी प्रभावशाली होनी चाहिए, यानी जो श्रोता है वह हमारा अनुच्छेद पढ़कर अच्छा उसे लगे कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा पढ़ा है। और स्तर के अनुकूल तो मैंने बता दिया, आपकी कक्षा के स्टैंडर्ड के अनुकूल वह होनी चाहिए। ठीक है, भाषा में जो शब्दों का प्रयोग होगा वो आपका अपनी कक्षा के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ना ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग, ना ज़्यादा बिल्कुल ही आसान शब्दों का प्रयोग। उसके बाद देखिए, भूमिका व उपसंहार या निष्कर्ष की आवश्यकता इसमें नहीं होती। देखिए, निबंध और अनुच्छेद में बच्चे पजल हो जाते हैं। निबंध क्या होता है? एक किसी भी विषय पर विस्तार पूर्वक जितना हम लिख सकते हैं उस रचना को कहते हैं निबंध। और उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल भी शो कर सकते हैं, कोई किस्सा भी आप उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। तो उसमें
निबंध में हम भूमिका, उपसंहार या निष्कर्ष लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद में इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए सूक्ति, दोहा व कविता की पंक्तियों को भी उसमें हम जोड़ सकते हैं। इससे हम उसे प्रभावी बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। जब हम कोई अनुच्छेद लिखते हैं तो उसमें किसी सूक्ति या दोहे का प्रयोग करना है या किसी कविता के पंक्तियों का प्रयोग करना उसे बहुत अच्छा और बना देता है। लेकिन हम क्या करेंगे, या तो उस सूक्ति या दोहे या पंक्तियों को सबसे ऊपर ऐड करेंगे, ठीक है, या सबसे नीचे। बीच में तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो तो जोड़ सकते हैं, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सूक्ति या दोहे का प्रयोग अगर आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली अपने अनुच्छेद को बनाना चाहते हैं तो उनका प्रयोग कीजिए, लेकिन या तो सबसे पहले या सबसे बाद में। उसके बाद बात करते हैं अंक सीमा की, तो यह आता है 5 अंक का या किसी किसी कक्षा में आता है 6 अंक का। ठीक है, तो 5 अंक या 6 अंक, इनमें हमें 15 से 17 या 16 पंक्तियाँ लिखनी होती हैं। इसके बाद देखिए संकेत बिंदु दिए गए होते हैं। कई बार जब अनुच्छेद लेखन किया जाता है तो उसमें संकेत बिंदु दिए गए होते हैं। उन संकेत बिंदुओं का प्रभावी प्रयोग हमें करना चाहिए। प्रभावी प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमें अनुच्छेद के लिए संकेत बिंदु दिए गए, कई बच्चे क्या करते हैं, उन्हें हेडिंग बनाकर उनके साथ लिखना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हमें केवल उसी के बारे में बात नहीं करनी, बार बार उसी टॉपिक या उसी बिंदु के बारे में बात नहीं करनी। अगर हमें 4 या 5, 4 मैक्सिमम दिए गए होते हैं, 4 में से अगर हम एक जो हमारा संकेत बिंदु है उस पर 2-3 लाइनें भी लिखेंगे तो हमारा अनुच्छेद उसी में पूरा हो जाएगा। एक अनुच्छेद के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए हम लिख रहे हैं पुस्तकालय का अनुच्छेद, ठीक है, तो जब हम कोई अनुच्छेद लिखते हैं और ऐसा कोई अनुच्छेद जिसमें किसी संधि या समास का प्रयोग हो, जिसका हम अर्थ अच्छी तरह से बच्चों को समझा सकें ताकि वे उसे अच्छी तरह समझ भी लें, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए ये है संकेत बिंदु, ठीक है, तो अर्थ सबसे पहले हम पुस्तकालय का बच्चों को अर्थ बताएंगे। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों का घर, इस प्रकार से हम उसका अर्थ बता देंगे। उसके बाद हम उसकी उपयोगिता बताएंगे। देखिए जब मैंने यहाँ पर बात की थी कि वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हों, जुड़ने का अभिप्राय क्या है अभी मैं आपको समझा देती हूँ। जुड़ने का अभिप्राय ये है, मान लो हमने सबसे पहले अर्थ बता दिया, ठीक है, उसके बाद हम सीधा संरक्षण पर नहीं चले जाएंगे, बल्कि उसके बाद हम उपयोगिता की बात करेंगे, उसके बाद हम आवश्यकता की बात करेंगे, उसके बाद हम संरक्षण की बात करेंगे। तो मैं इस जुड़ाव की बात कर रही थी, ठीक है। अब हमने बात की अर्थ की, अर्थ बता दिया, उपयोगिता बताएंगे कि पुस्तकालय हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। पुस्तकें जो हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते वे हमें पुस्तकालय में प्राप्त हो जाती हैं। आजकल जो पुस्तकों के दाम हैं वे बिल्कुल आसमान छू रहे हैं, तो हर जो एक इंसान, साधारण इंसान होता है जो पुस्तकें पढ़ने की चाह रखता है, आवश्यकता नहीं कि वह इस काबिल भी हो कि वह पुस्तकें खरीद सके, तो पुस्तकालय उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, एक ऐसी जगह है जहाँ वे आसानी से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी थोड़े से खर्चे में, ठीक है। आवश्यकता क्या है, आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें हमारा पढ़ने का मन करता है, लेकिन वो सारी पुस्तकें हम घर पर रख सकें या उन्हें खरीद सकें ये आवश्यक नहीं है। तो हम उनको पढ़ भी लें और वे संरक्षित भी रहें, वे केवल हमारे काम ना आए। जैसे मान लो मैंने एक पुस्तक खरीद ली, मैं उसे पढ़ लेती हूँ, बाद में मान लो 1 साल बाद, 2 साल बाद दोबारा मेरा पढ़ने का मन हुआ तो मैंने दोबारा पढ़ ली, लेकिन इसके बीच में वह जो पुस्तक मेरे पास रखी रही उसका कोई उपयोग नहीं था। तो जब पुस्तकालय में पुस्तकें रखी रहती हैं तो वे एक व्यक्ति नहीं बल्कि हज़ारों व्यक्ति उन्हें पढ़ते हैं, तो इसलिए पुस्तकालयों की आवश्यकता है ताकि एक ही पुस्तक बहुत सारे लोगों तक जाए, लोग उसे पढ़ें, ठीक है। दूसरी बात है संरक्षण की। पहले बड़े बड़े पुस्तकालय हुआ करते थे, ठीक है, आजकल स्कूलों में भी पुस्तकालय होते हैं, बड़े बड़े पुस्तकालय भी होते थे, लेकिन एक तो पढ़ने की चाह जो लोगों को पहले हुआ करती थी आजकल इतनी नहीं है, इसी कारण शायद आज पुस्तकालय जो है वे बिल्कुल ख़त्म से ही होते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो लाइब्रेरी जिसे आप कहते हैं, आसपास कितनी लाइब्रेरीज होंगी, बहुत बड़ी बड़ी, जिसमें हर प्रकार की पुस्तकें प्राप्त की जा सके, एक आध ही कोई रहती है, बड़े शहरों में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता जा रहा है, क्योंकि लोग जो है वो पढ़ना आजकल कम पसंद करते हैं, अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं, तो लेकिन इसका उपयोग इतना ज़्यादा है कि उसे नकारा नहीं जा सकता, इसलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता है।
ठीक है। संरक्षण मतलब इनका बचाव, और बचाव की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि जो लाइब्रेरीज़ हैं, पुस्तकालय हैं, इन्हीं में ही हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखी हुई पुस्तकें, उनका ज्ञान इनमें समाहित है। अगर पुस्तकालय नहीं होंगे तो वह ज्ञान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमसे छूट जाएगा। तो हम उसे ज्ञान को बनाए रखें और अगली पीढ़ियों तक भी पहुंचाएं, इसके लिए पुस्तकालयों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप पुस्तकालय का अनुच्छेद लिखेंगे। ये आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं। मान लो इसके अलावा भी दूसरे संकेत बिंदु हो तो आप उनका वर्णन भी उसी उपयोगिता के साथ कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको जो एक दूसरे के साथ इनको जोड़ते हुए आपका अनुच्छेद बनाया है। तो आई होप आपको अनुच्छेद लेखन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए, शब्द सीमा क्या रहेगी, 100 से 120। वाक्य छोटे और हों और एक दूसरे से जुड़े हुए हों। भाषा सरल हो, प्रभावशाली हो और स्तर के अनुकूल हो। भूमिका और उपसंहार की इसमें आवश्यकता होती नहीं है। सूक्ति दोहों का प्रयोग, कविता की पंक्तियों का प्रयोग इसे प्रभावशाली बनाने के लिए हम कर सकते हैं। अंक कितने होते हैं, 5 या 6 अंकों का आता है। संकेत बिंदुओं का प्रभावी प्रयोग करना चाहिए, उनका हेडिंग नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। और इसके माध्यम से मैंने आपको समझाया। तो आशा करती हूँ आपका अनुच्छेद लेखन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ओके, बाय बाय।